हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जनवरी 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करंट के डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे मिड हिस्ट्री से रिलेटेड, और क्लास के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और चलिए तब फिर बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, देश के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देश के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है उनका, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। किसके स्थान पर ये हैं नियुक्त किए गए, किसका स्थान ये लेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, उन्हीं के स्थान पर ये अगले थल सेना उप प्रमुख होंगे। क्लियर हो गया। और थल सेना दिवस कब मनाया गया है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया गया है, थल सेना दिवस मनाया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS, एक मिनट, आपको ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो नियुक्त हुए हैं उनका आपको दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। ये हैं, ये होंगे अगले थल सेना उप प्रमुख, जिनका क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज INS रणवीर में एक विस्फोट हुआ, यह क्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जनवरी को क्या हुआ, जो भारतीय नौसेना का जहाज है उसका क्या नाम है, INS रणवीर। तो इसमें क्या हुआ है कि विस्फोट हुआ 19 जनवरी को। तो ये क्या है, INS रणवीर, तो ये क्या है, विध्वंसक पोत है। क्लियर हो गया होगा। और ये विध्वंसक पोत जो मतलब भारतीय नौसेना के लिए क्या किया गया है, 5 विध्वंसक पोत बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया कितना, 5 विध्वंसक पोत। और किस श्रेणी के ये पांचों हैं, राजपूत श्रेणी के। उनमें से क्या हुआ है कि ये चौथे नंबर का है। ये जो INS रणवीर है, इन पांचों जो 5 बनाए गए हैं उनमें से ये कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। और इसको जो है भारतीय नौसेना में INS रणवीर को 28 अक्टूबर, कब, 28 अक्टूबर 1986 में शामिल किया गया था। क्लियर हो गया होगा। और किसके द्वारा ये INS रणवीर तैयार किया गया है, तो ये देख लेते हैं। ये इस पोर्ट को यूक्रेन के मायकोलायू, ठीक है, मायकोलायू शिपयार्ड के द्वारा इसको क्या किया गया है, ये या है, ठीक है, शिपयार्ड के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और देखा जाए तो 2017 तक इसका क्या नाम था, 2017 तक इसको क्या कहा जाता था, 61 कम्यूनॉट्स, कहा जाता था, 61 कम्यूनॉट्स, 61 कम्यूनॉट्स के नाम से ये 2017 तक जाना जाता था। और इसकी लंबाई की बात करें INS रणवीर की, तो 482 फीट है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि, एक मिनट, ये INS आपको रणवीर दिखा दे रहे हैं, एक मिनट, ये जिसमें क्या हुआ है कि ये भारतीय नौसेना का INS रणवीर जो है विध्वंसक पोत है, जिसका क्या हुआ है, इसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण कि तीन नौसेना कर्मियों की क्या हुई है, मौत हो गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इसमें कि जो INS विक्रांत है, INS विक्रांत ये क्या है? विमान वाहक पोत है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। विमान वाहक पोत है। और पोत अगर INS विराट की बात करें, INS विराट की बात करें तो इस INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे जितने रिलेटेड फैक्ट थे सारे मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कलाकार कार्टूनिस्ट पद्मश्री से सम्मानित नारायण देवनाथ का निधन हो गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार कार्टूनिस्ट जो कि क्या थे? पद्मश्री से सम्मानित थे। ये पद्मश्री से कब सम्मानित किए गए थे? 2021 में ही तो इनको सम्मानित किया गया था। और इनका क्या नाम है? नारायण देवनाथ, जिनका क्या हुआ है? निधन हो गया। कब हुआ है? 18 जनवरी 2022 को ही इनकी डेथ हो गई। ये किस राज्य से संबंधित? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस राज्य से? पश्चिम बंगाल। इनकी मतलब किस एज में इनकी डेथ हुई है? 97 ईयर की। ठीक है, 97 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। और देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट जो कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। बंगाली हास्य पात्रों जैसे कि बंतुल द ग्रेट, लिख दे रहे हैं, बंतुल द ग्रेट। दूसरा देख लेते हैं हांडा भोंडा और एक है नोंटे फोंटे। क्या क्या मैंने बोला कि बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंडा, नोंटे फोंटे के निर्माता ये हैं। कौन? नारायण देवनाथ है। ठीक है, और देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सब तो कई बार बता चुके हैं। गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी वहीं का है, पश्चिम बंगाल का। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, जल्दापारा नेशनल पार्क। नेओरा वैली नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल का ही है। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किस कलाकार द्वारा जीता गया है? दुबई में कहाँ पर हुआ अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव? दुबई में। इसमें स्वर्ण पदक किस कलाकार द्वारा जीता गया है? तो ये सुमित भाले के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? सुमित भाले के द्वारा। ये क्या है? महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार हैं। महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार सुमित भाले जो फुलवारी तालुका के सुमित भाले को यह पदक मतलब उन्होंने ही ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किससे? महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार हैं ये। ठीक है, और लावड़ी जो है, लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है। क्लियर हो गया होगा। और महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा ये दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, पूछता है। और यूपी का देख लिया जाए तो नौटंकी पूछता है, कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भी दिखा दे रहे हैं कि किसने जीता है, कौन है सुमित भाले। ये हैं, इन्होंने ही ये गोल्ड मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में। क्लियर हो गया होगा, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस, ये नोट करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच हिंदी में, के दावोस एजेंडा में, किसके दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। इन्होंने कौन कौन सा संबोधन दिया अभी क्लियर कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है ये, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है इनका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। यहाँ से रिलेटेड जितने भी हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर बात करें शीतकालीन बैठक, WEF की शीतकालीन बैठक कहाँ हुई, दावोस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। WEF का शीतकालीन बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गया होगा। तो ये देख लेते हैं WEF का हेडक्वार्टर, ये भी देख लिया कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WEF की स्थापना 1971 में 1971 में। क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मतलब इन्होंने क्या नाम है इनका, मोदी जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने कहा कि भारत ने किस तरह से कोविड के दौरान वन अर्थ वन हेल्थ, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कैसे भारत ने कोविड के दौरान वन अर्थ वन हेल्थ का जो विज़न था उसको पूरा किया। और कई देशों को उन्होंने मतलब भारत ने क्या किया, दवाएं और टीके उपलब्ध कराएं, जिससे क्या किया गया, कई लोगों की जान बचाई गई। और आज देखा जाए तो भारत दुनिया के लिए फार्मेसी बन गया है। आज जो भारत है वो विश्व के लिए क्या बन चुका है, फार्मेसी बन चुका है, दवा उत्पादन करने वाला बन चुका है। और इसमें फार्मेसी की दृष्टि से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर हो गया। और क्या कहा उन्होंने कि अगर देखा जाए कि रिकॉर्ड संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत पूरी दुनिया में भेज रहा है और भारत में 50 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। भारत में 50 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वर्तमान में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्या है, यूनिकॉर्न का समूह है। यूनिकॉर्न क्या होता है सब कुछ बता चुके हैं, यूनिकॉर्न का समूह है। क्लियर। और इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब इन्होंने कहा कि जो मिशन लाइफ को एक वैश्विक जन आंदोलन बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मिशन लाइफ को क्या बनना चाहिए, एक वैश्विक जन आंदोलन बनना चाहिए। और यह जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है मिशन लाइफ। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि इसे P3 का मतलब प्रो प्लैनेट पीपल, P3 का मतलब प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट के लिए स्तंभ बनना है मिशन लाइफ के लिए, इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि जो COP26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो COP26 का सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने क्या लक्ष्य रखा था कि 2070 तक क्या होगा, भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है, हासिल कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की उसमें। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने बता दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, कि कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखते हैं कि कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। तो वो कौन सी कंपनी है, रिलायंस जियो है। कौन सी कंपनी, रिलायंस जियो। और ये जो मतलब कि UPI ऑटो पे शुरू कर रही है सुविधा NPCI की साझेदारी में। किसकी साझेदारी में रिलायंस जियो स्टार्ट कर रही है, NPCI का मतलब N से नेशनल, P से पेमेंट, C से कॉरपोरेशन
आई से इंडिया, तो क्या हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये साझेदारी में शुरू की गई है। इसमें क्या है कि जो मतलब कि जो प्रीपेड ग्राहक होंगे, मतलब जो इसमें जियो ग्राहक होंगे जो प्रीपेड सर्विस लिए होंगे, वो क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिवेट अगर एक बार कर लेते हैं तो वो एक जो टाइम डिसाइड होगा उसी टाइम पर वो जो सेट किया गया होगा टैरिफ प्लान, उसी से वो रिचार्ज हो जाया करेगा और इससे क्या होगा, वो आसानी से फ़ोन का बिल पेमेंट कर सकते हैं। और क्या होगा कि मतलब जब ये यूपीआई ऑटो पे को एक्टिवेट कर देने पर, एक मिनट गाइस पानी पी लें थोड़ा सा, एक मिनट। तो क्या कह रहे थे कि एक बार मतलब यूपीआई ऑटो पे को एक्टिवेट कर देने के बाद जो 5,000 रुपये के मोबाइल के रिचार्ज के लिए वहाँ पे यूपीआई पिन दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। कब ज़रूरत होगी, जब 5,000 रुपये से अधिक को ऑटो रिचार्ज करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूपीआई पिन दर्ज करना पड़ेगा। और ये सर्विस केवल प्रीपेड ग्राहक के लिए है, पोस्टपेड ग्राहक के ये सर्विस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में अब ये इसको चाहिए, आप ये सोचिए कि हमारे लिए सुविधा हो गई है, या ये सोचिए कि नहीं ये तो सुविधा सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद करेंगे, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि ऑटो ये क्या करेगा, कट जाया करेगा। तो अब जो भी मानिए इसको, ये सर्विस आपको लेनी है कि नहीं, तो ये सर्विस स्टार्ट किया है किसने, रिलायंस जियो ने। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी, ये तो हो गया माना उरुमाना, नेक्स्ट क्वेश्चन है माना उरुमाना, माना उरुमाना बाड़ी, माना उरुमाना बाड़ी, यह कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा किस राज्य में शुरू किया, किस राज्य से संबंधित है। माना उरुमाना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, तो वो है तेलंगाना से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि स्कूल्स के अंदर यानी स्कूलों के अंदर बुनियादी ढांचे का क्या करना, निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, मतलब कि आधारभूत संरचना जो होगी उसको क्या करना, बेहतर करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य होगा। आ गया क्वेश्चन, हाँ ये है, क्लियर हो गया होगा। और देखा जाए तेलंगाना के सीएम तो चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में और भी फैक्ट्स कि हुसैन सागर यहीं पर है, चार मीनार, मृगवानी नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, पाखल झील, शमीरपेट झील, और क्या है, सरूर नगर ये झील है, सरूर नगर झील, ओस्मान सागर को और भी किसी नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गांडीपेट के नाम से जानते हैं इसको। तो ये सारे फैक्ट हो गए तेलंगाना से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, रॉबर्टा मेट्सोला को। क्या लिखा है, रॉबर्टा, ये बा है,
रॉबर्टा मेट्टा में हलंत लगा है, हलंत पता है होगा कि क्या होता है, रॉबर्टा मेट्सोला। क्या क्वेश्चन है कि 2000 यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। और माल्टा की एक ईसाई डेमोक्रेट, माल्टा की एक ईसाई डेमोक्रेट ईसाई की एक माल्टा की एक ईसाई डेमोक्रेट, ये रॉबर्टा मेट्सोला को क्या किया गया है, यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे, रॉबर्टा मेट्सोला, ये नाम याद रखना, रॉबर्टा मेट्सोला। क्लियर हो गया। और ये अगर बात करें यूरोपीय संघ की संसद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूरोपीय संघ की संसद का हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग, ये कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है, स्ट्रासबर्ग। अगर इसके यूरोपीय संघ की संसद की स्थापना की बात की जाए तो ये कब स्थापना की बात की जाए तो 10 सितंबर 1952 यूरोप। तो इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। किसको चुना गया है, रॉबर्टा लेवांडोव्स्की को। किसको चुना गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की यहाँ पे ये है। ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को क्या किया गया है, फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 के लिए फुटबॉलर चुना गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। लेकिन अभी ये पुरुष की जगह महिला पूछ ले कि महिला के रूप में किसे चुना गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे चुना गया है 2021 के लिए, तो उनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस को। क्लियर हो गया। और ये जो एलेक्सिया पुटेलस है ये कहाँ की है, स्पेन की है। और ये लेवांडोव्स्की कहाँ के हैं, ये पोलैंड के हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि, एक मिनट, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल में विशेष पुरस्कार किसे मिला है, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो। क्या नाम है, एक मिनट, ये क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल में विशेष पुरस्कार किसे मिला है, उनका नाम है क्रिस्टियानो, ये आधा सा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। ये हो गया। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बता रहे हैं कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा, तो वो आयोजित होगा दोहा, कतर। कहाँ आयोजित होगा, दोहा, कतर। दोहा कहाँ पर है, कतर। तो कतर के दोहा में फीफा विश्व कप 2022 आयोजित होगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने किसको पीछे छोड़ते हुए ये मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का मतलब इनको चुना गया, ये किसको पीछे छोड़ दिए, तो लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए ये क्या हुए, आगे निकल गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लेता है कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने किसको पीछे छोड़ते हुए ये चुने गए हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। और ये कौन है, लेवांडोव्स्की दिखा दे रहे हैं, ये हैं लेवांडोव्स्की। ये
ये देख लीजिए। और ये INS रणविजय है, ये INS रणविजय जो मैंने INS रणविजय जो मैंने बताया कि विध्वंसक पोत यही है, विध्वंसक पोत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया गाइस, एक मिनट, नहीं क्लियर हो गया कि यूरोपीय संघ की रॉबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है। एक मिनट, दोनों क्लियर हो गया। ये रॉबर्टा मेट्सोला, इनको दिखा दे रहे हैं, ये हैं, एक मिनट, ये इन्हीं को यूरोपीय संघ की अध्यक्ष के रूप में, यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका क्या नाम है, रॉबर्टा मेट्सोला। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है, इनको दिखा दिया। और ये जो कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ जी का निधन हुआ है, ये है नारायण देवनाथ जी का, और इनको तो बताया ही है, ये हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF, किसने मनाया है? NDRF। तो NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 17वें नंबर का, 17वां स्थापना दिवस मनाया है, 17वां। कब? 19 जनवरी 2022 को मनाया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि NDRF का फुल फॉर्म क्या है, तो NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स, F का मतलब फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो NDRF है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना DMA मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, यानी कि D का मतलब हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियम 2005। इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन, कि NDRF की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 के तहत वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये क्लियर हो गया होगा आपको मेरे बताने से पहले ही कि क्यों की गई थी, क्योंकि इसके नाम में ही क्या शब्द आया हुआ है? डिजास्टर, यानी आपदा। यानी इसका क्या काम होगा? आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से, मतलब जो NDRF है उसको मतलब किस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि ये आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो NDRF है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और ये तो बता ही दिया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और जो NDRF है वो हर संकट, हर आपदा की स्थिति में अपना योगदान देती है। जैसे कि देखा जाए तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान में भी अपना मतलब योगदान देती है, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में भी, बीमारी की रोकथाम नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम में भी, बाल कुपोषण जागरूकता कार्यक्रम, इन सभी में ये क्या करती है? सहायता करती चली आ रही है। और अगर NDRF जो है, NDRF को NDRF ये तो नेशनल, ठीक है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हो गई, और एक SDRF स्टेट यानी राज्य। तो NDRF को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ काम करने और आपदाग्रस्त जो मतलब क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उनके पास उपलब्ध संसाधन और उपकरण की जानकारी एकत्र करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। तो ये क्लियर हो गया होगा।
अगर एनडीआरएफ के द्वारा जो किए गए बचाव कार्य हैं उनको देखते हुए भारत को जल्द ही भारत को जल्द ही क्या किया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त, कहाँ से, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाओ, मतलब कि IDRO, IDRO का मतलब इंटरनेशनल, D से डिजास्टर, R से रेस्क्यू, O से ऑपरेशन, IDRO का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। इसके बचाव कार्य को देखते हुए भारत को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त IDRO मीन्स अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाव अभियान का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये एनडीआरएफ से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ में थे उसकी सारी चर्चा मैंने कर दी है। चलते हैं कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ इसके हेड कौन है। हेड अतुल करवाल, अतुल करवाल, ये हो गया। और इसका ध्येय वाक्य क्या है ये भी देख लेते हैं। ध्येय वाक्य वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ध्येय वाक्य आपदा सदैव, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक फैक्ट और अलग से बता रहे हैं आपको, बीएसएफ के हेड कौन है। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के हेड हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। यह उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया। तो यह मतलब ये जो राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 है, यह उत्सव 2015 से शुरू किया गया था और इसको ये ऑनलाइन से स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो उत्सव है 18 जनवरी 2022 को समाप्त हुई है। क्लियर है। और इसका जो फोकस वो है, अब शिक्षा मंत्री है तो फोकस भी शिक्षा से ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कि NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर इसका फोकस है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर बात कर ले कि NEP 2020 मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। NEP 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई, तो उनका कौन सी समिति, कस्तूरी रंगन समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। 3 साल। कैबिनेट द्वारा ये फैसला लिया गया है, उनको मंजूरी दे दी गई 3 साल बढ़ाने की, 31 मार्च 2022 से 3 साल तक। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है, सफाई लिखा है तो क्या काम है, सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला उठाने वाले के कल्याण हेतु, कल्याण के लिए। क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो NCSK है, मतलब इसका
एन का मतलब नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज, ठीक है। क्या लिखा है? नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज एक्ट, सफाई कर्मचारी एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब की गई थी? इसी एक्ट के तहत 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर करते रहिए। चलते हैं आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मिडल हिस्ट्री से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न है। हम लोग इसको साथ में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, और आंसर आप लोगों को बताना है। उसके बाद देखते हैं आपका कितना सही जाता है, और आप लोग खुद कमेंट में बताया करिए कि मेरे मतलब आंसर बताने से पहले आपका आंसर तैयार है और कितने आंसर सही गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है एवाज, सेकंड है नसीरुद्दीन महमूद, थर्ड है अली मर्दान, फोर्थ है मलिक जानी। रिपीट कर रहे हैं ऑप्शन, एवाज, नसीरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। तो ये देख लेते हैं, शासन का सिद्धांत मतलब कि थ्योरी ऑफ किंगशिप, और क्या कहा? ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। तो इनके समान प्रतिपादित किसने किया? कौन सा मुस्लिम शासक था? ऑप्शन है आपका ऐबक, सेकंड है इल्तुतमिश, थर्ड है बलबन, फोर्थ है अलाउद्दीन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? बलबन। तो बलबन ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट प्रतिपादित किया था। और इसने क्या कहा था? इसके अनुसार क्या था कि जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब कि नियाबत एक खुदाई है, और उसका जो स्थान होता है, उसकी जो जगह होती है सुल्तान की, वो पैगंबर के बाद होती है। ये उसका मानना था, बलबन का मानना था। राजा को वो क्या कहता था? जिल्ले अल्लाह कहता था या जिल्ले इलाही कहता था, यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब। राजा क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, जितना भी मैंने एक लाइन बोली है सारा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी से रिलेटेड है, आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, हिंट दे दिया आपको, ट्रिक नहीं हिंट दे दिया आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किससे रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, और फोर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेम वही ऑप्शन होगा, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर बलबन। बलबन के विषय में ये कहा गया है कि उसने क्या अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो उसका मतलब उसकी दो विशेषताएं थी। कौन सी दो विशेषताएं थी इसके राजत्व सिद्धांत की? पहली तो ये थी कि वो क्या कहता था कि सुल्तान का जो पद होता है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, प्रदत्त होता है, प्रदान किया होता है। और दूसरा जो होता है वो सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। उसका मानना था कि सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। बाकी फैक्ट तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। और इसका मतलब ये कहता था
कि सुल्तान को जो कार्य करने की प्रेरणा होती है और जो शक्ति मिलती है वो ईश्वर से प्राप्त होती है, और इसी रीज़न से, इसी कारण से कोई जो जनसाधारण लोग होंगे या सरदार लोग होंगे वो उसके कार्य की आलोचना नहीं कर सकते, उनको यह अधिकार नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे थे क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन है आपका जफर खां, सेकंड नुसरत खां, थर्ड अल्प खां, फोर्थ उलूग खां। तो ऑप्शन इसका क्या सही होना चाहिए, फर्स्ट जफर खां। किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति में मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई किसकी, जफर खां की। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से, इंपॉर्टेंट है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से माना जाता है। रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन है आपके लिए महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। राणा रतन सिंह, ये क्लियर हो गया। अब पद्मिनी की जो कहानी है रानी पद्मिनी की, ये मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना होगा आप सभी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा लिखित जो काव्य पुस्तक पद्मावत, इन्होंने इसको कब लिखी थी, 1540 में। कब लिखी थी मैटर नहीं करता है, कौन लिखा था, क्या लिखा था, ये मैटर करता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, ठीक है, इन्होंने लिखी थी। तो इस पद्मावत में ही इनकी इनकी कहानी वर्णित है कि ये क्या है, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तो इसी पुस्तक में इनके बारे में चर्चा मिलती है। तो चलते हैं, आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। और अभी समाप्त नहीं करते हैं, अभी तो कुछ है, पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में देने के साथ ही साथ क्या करना है, ये जो हमारा नहीं, आप सभी का ही है, आप सभी का चैनल जो है उसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है। तो इन सभी ऑप्शन में जो सभी करेगा उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस में ही। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग का थोड़ा सपोर्ट ज़रूरी है, बाकी जैसा आप लोग को उचित लगे करिए। तो इसका आंसर साइलेंट वैली पर्यावरण, ये इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल से मैंने लिया। ये क्वेश्चन चर्चा में है इसलिए, और वही क्वेश्चन मैं देती हूँ जो करंट में चलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। साइलेंट वैली पर्यावरण आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, ये देख लीजिए। और चलते हैं कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, करंट अफेयर्स का फटाफट देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है, इंडोनेशिया ने नूसंतारा कर दिया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, वेस्ट इंडीज। किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के द्वारा हाल ही में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है, ट्विटर के द्वारा मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 16 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन 2022 किस राज्य में शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य यूटी ने हाल ही में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है, छत्तीसगढ़। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा। जनवरी 2022 में केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं, 4। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो ये किसके द्वारा जीता गया, शाइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है। तो आज का रिवीजन भी हो गया, देख लेते हैं, कुछ छूटा हो तो उसको कवर कर लेते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। सब हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि गणतंत्र दिवस के समारोह में मतलब कौन विदेशी मेहमान होंगे, तो मैंने बताया था सेंट्रल एशिया के देश होंगे, जो 5 देश हैं,
ठीक है। लेकिन अभी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नहीं होंगे कोई विदेशी मेहमान, जैसे लास्ट ईयर हुआ था सेम इस टाइम भी हो रहा है। कि क्या रीज़न है, वही रीज़न बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण इस गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों से कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण भेजा था, लेकिन योजना को रद्द कर दिया गया है। तो वही है कि जैसे लास्ट टाइम होता। और क्या है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घट करके कितनी रह जाएगी, इतनी ही, तो कम रखी गई है। तो ये न्यूज़ है कि इस बार भी कोई विदेशी मेहमान नहीं होंगे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूज़ में था कि आएंगे सेंट्रल एशिया के देश पांचों, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब मैंने बताया था, तो जो कि अब नहीं आएंगे, ये प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही सेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत लोगों के साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो कुछ। मुझे नहीं लग रहा है कि वीडियो मेरे बुरे होते होंगे, बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा इसको समझिए और शेयर करते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए करंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू सो मच।